नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेसहारा बुढ़ापा। पार्वती जी बेटे के ऑफिस के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सूनी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही निहारे जा रही थी। जब एक जगह खड़े खड़े उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहां के सिक्योरिटी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, पार्वती जी ने भरी आंखों से उसको आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर पार्वती जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में सबके सामने गले लगाते देखकर सूरज खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने पार्वती जी को दूर झटकते हुए सिक्योरिटी से कहा, कौन है यह बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वो कब से आपका इंतजार कर रही हैं। आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सूरज चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है यहाँ मैंने, जो कोई भी मुंह उठाए चला आता है। मैंने क्या ये ऑफिस भिखारी की सेवा करने के लिए खोला है? निकालो इनको यहाँ से। कुछ पैसे देकर पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर पार्वती जी उसको एकटक निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं का अविरल धारा बह निकली। बेटा, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते पार्वती जी बेटे के कदमों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। सूरज हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं कि पापा की जान बचाने के लिए मैं भिखारी बन जाऊं? पता है ना, पिछले महीने ही कितना बीमार थे पापा। इतना पैसा पानी की तरह बह चुका है उन पर। जाइए यहाँ से। ना ही मेरे पास इतना वक्त है, ना ही मैं उस बूढ़े को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। पार्वती जी अपनी आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो। इतने में सूरज चिल्लाता हुआ बोला, समझ में नहीं आता, आपको भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर सूरज ने 10-10 के नोट की गड्डी पार्वती जी के मुंह पर फेंक कर मारी। ले बुढ़िया, इससे ज़्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इतना बोलकर पार्वती जी को अपने हाथों से झटक कर वह वहाँ से चला गया। पार्वती जी की हालत देखकर सिक्योरिटी की भी आंखें भर आई। उसने सहारा देकर पार्वती जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, क्या ये सच में आपके बेटे हैं? पार्वती जी ने हाँ में सर हिलाया। तो सिक्योरिटी ने पार्वती जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वह भी अंदर तक टहल गया। वह पार्वती जी का हाथ थाम कर बोला, अम्मा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में सूरज अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो पार्वती जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। उस वक्त वहाँ उसके सिवाय कोई नहीं था। उसने सोचा, इतने करोड़पति लोग मीटिंग में आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने उनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। उस सिक्योरिटी ने ना आओ देखा न ताओ, अचानक से एक जोरदार तमाचा सूरज, जो कि उसका बॉस था, उसके गाल पर रसीद कर दिया। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और सूरज को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? वह सिक्योरिटी क्रोध में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रफा दफा करता हूँ।
अरे, लात मारता हूँ मैं ऐसी नौकरी को जो अपने माँ बाप को का नहीं हो सका, वो भला और किसका होगा। उस सिक्योरिटी की हिम्मत देखकर आज सभी हैरान थे और सूरज एक हाथ से अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस सिक्योरिटी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा, पार्वती जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया था। पार्वती जी सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी उसको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। पार्वती जी खून चढ़ाने के बाद उस गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? माँ के हाथ बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए। वह गार्ड पार्वती जी के दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए बोला, पर बेटा, तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यह थोड़े से पैसे हैं, रख लो। तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी तो दूसरी मिल जाएगी। और बोला, चलिए आप यहाँ पहले बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही हैं। पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। पार्वती जी अपनी भरी हुई आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी। एक अनजान होकर भी उसने राधे श्याम जी की जान बचाई और दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने उन्हें भिखारी बताकर उनकी ममता को सरेआम शर्मसार कर दिया। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बेटे के खातिर दर दर की ठोकरें खाई थी? दिन रात एक करके राधे श्याम जी ने बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह अपने सारे सपना पूरा कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो पार्वती जी बड़े प्यार से अनामिका को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। सोचते हुए वह बीते दिनों में खोते चली गई। बहू, अब यह घर, इसकी सारी जिम्मेदारी सब अब से तुम्हारी। अब हम तो बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताएंगे। पार्वती जी ने अपनी नई नवेली बहू अनामिका से कहा। अनामिका और सूरज दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए पार्वती जी और राधे श्याम जी ने उनकी खुशी को नज़र में रखते हुए उनकी शादी करवा दी। उनकी बेटी नीलम भी भाई की शादी अटेंड करके वापस अपने ससुराल विदेश चली गई। पहले पहल तो सब कुछ ठीक था। अनामिका थी अमीर खानदान की बिगड़ैल लड़की, फिर भी पार्वती जी को कोई काम छूने न देती। हर समय किचन में ही अनामिका एक पैर से खड़े होकर रात दिन काम करती। यहाँ तक कि पार्वती जी के बालों में तेल लगाती, रात को उनके पैरों में मालिश करती। बेचारी सोचती कि पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए हैं जो हमें ऐसी संस्कारी बहू मिली है। एक दिन राधे श्याम जी की काफ़ी तबीयत खराब हो गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में पार्वती जी सूरज से बोली, बेटा, तेरे पापा ने बैंक में सेविंग्स कर रखी है, पर वो अभी कैसे मिल पाएगी यह पता नहीं, और तेरे पापा बताने के हालत में भी नहीं हैं। तो जो इंतज़ाम कर देगा ना माँ, इतने पैसों का इंतज़ाम, वह भी इतना जल्दी। एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, इस कंपनी को ज्वाइन किए अभी साल भर हुए हैं। इतने पैसों का अचानक से इंतज़ाम। सूरज ने दुख जताते हुए कहा, बेटा, किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले ले। एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, फिर सारा कर्ज चुका देंगे। पार्वती जी ने कहा। तो सूरज बोला, पापा से कहता था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। सूरज ने कहा, बेटा, अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले यही काम करवाऊंगी। हमारी उम्र हो गई है ना, जाने कब क्या हो जाए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ अगर कोई मदद मिल जाए। फिर थोड़ी देर के बाद सूरज पार्वती जी से आकर बोला, माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना
मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, हम सारा कर्ज पहले चुका देंगे, पार्वती जी ने कहा और राधे श्याम जी के पास चली गईं। इधर अनामिका सूरज को एक किनारे ले जाकर बोली, ये क्या है जी, इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? इतने पैसे कहाँ से आए हमारे पास? ये हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा करने के लिए ऐसे ही चारे फेंकने पड़ते हैं। सूरज ने कहा, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए, ऊपर से ये सारी पहेली बुझा रहे हैं। जरा समझाएंगे मुझे, इन सब बातों का क्या मतलब है? अनामिका ने कहा, अब जब पापा के इलाज में मैंने इतना कर्ज लिया है, तो माँ भी उसे जल्दी ही चुकाएंगी। ऊपर से पापा के सारे खाते, चेक, सेविंग सब मेरे नाम कर देंगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी मिल जाएगी, तो मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी ही बन जाऊंगा। फिर अनामिका पार्वती जी के पास गई। माँ जी, अगर पिताजी की मदद के लिए आपको मेरे गहने की ज़रूरत हो तो उसे बेच दीजिए। नहीं बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, मैं तेरे गहने लेकर क्या करूँगी? बेटे ने किसी से उधार लिया है, हम सारा कर्ज 1 महीने में वापस लौटा देंगे। तू कितनी फिक्र करती है हमारी, बहू हो तो ऐसी। ऐसे ही हफ्ते बीत गए। जब राधे श्याम जी की तबीयत में सुधार हुआ तो वह कुछ ही दिनों में घर लौट आए। तो पार्वती जी सबसे पहले सारी जायदाद सूरज के नाम करने को कहती हैं, लेकिन राधे श्याम जी मना कर देते हैं। अरे हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वह सब सूरज का ही तो है। हमारी बेटी नीलम को तो जायदाद में कुछ हिस्सा नहीं चाहिए। उसे आज यह सब दे या कल क्या फ़र्क पड़ता है? और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में? अभी राधे श्याम जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही है। कल मेरी जो हालत थी, ऐसा दोबारा हुआ तो यह सोचकर राधे श्याम जी ने अपनी सारी जायदाद सूरज के नाम कर दी। अगले दिन पार्वती जी अनामिका को आवाज़ देती हैं, बहू सुबह इनके लिए दलिया बना देना और दोपहर में मूंग दाल की पतली खिचड़ी। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर ले आती हूँ और फिर आप फरमाइश बताते रहिएगा क्या क्या बनाना है। अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो बहू, मैं समझ नहीं पाई। आप लोगों की नज़रों में यह घर एक होटल ही है और मैं यहाँ वेटर हूँ, जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहती हूँ और आप लोगों के सामने हाजिर करती रहूँगी खाना। तो कहिए और क्या क्या ऑर्डर है? इस बार अनामिका ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, बीमार पापा जी हैं, आप तो नहीं हैं ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती दलिया? हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? यह कहकर वह वहाँ से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसीलिए नाराज हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा होगा, मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। चलो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ दलिया। हाँ, आज मैं ही बनाकर खिलाती हूँ। मैं अभी आई, पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई, अपनी आंखों के बहते हुए अश्रुधारा छुपाते हुए। दूसरे दिन पार्वती जी राधे श्याम जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं? सोच रही हूँ अब आपके पसंद का ही मैं ही रोज बना दिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं, रह रह के बार बार उसे क्यों परेशान करना? कहिए क्या खाएंगे? आज पार्वती जी जो भी कहें, पर राधे श्याम जी तो सब कुछ समझ रहे थे। कल के इस फटकार के बाद यह दोबारा जलील नहीं होना चाहती, इसीलिए खाना खुद ही बनाने को कह रही हैं। और फिर उन्होंने कहा, जो भी बनाना है बना लो, खाना खा लूँगा। पार्वती जी उठकर रसोई में चली गई, पर यह क्या, रसोई में तो दो दो ताले लगे हैं। आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज यह सब? यह सोचते हुए हैरानी से पार्वती जी ने अनामिका को आवाज़ लगाना शुरू किया,
क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? अनामिका ने गुर्राते हुए कहा। बहू, रसोई में ताला आज तक कभी इस घर में, रसोई में और पूजा घर में ताला नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा। हाँ, क्योंकि इस घर में दो भूखे जानवर रहने लगे हैं, जिन्हें हर वक्त भूख ही लगी रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो उनका 5 दफ़े का खाने का बोझ उठाऊं, इसीलिए ताला लगाना पड़ा। अनामिका ने अपनी नेल पॉलिश को सुखाते हुए कहा। तुम क्यों हमें जानवर कह रही हो? कल तक माँ जी पापा जी कहती थी, हमें अपने माता पिता की तरह मानती थी। आज अचानक से क्या हो गया बहू? हमसे कोई गलती हो गई क्या? माँ जी इतने सालों से ढोंग कर रही थी अच्छा बनने का। आपको क्या पता कि आपके जायदाद पर कब से नजरें गड़ाए हुए थे हम। अब जब सब कुछ हमारे नाम हो गया है, तो हम आपकी चाकरी नौकरी क्यों करें? आप खुद करिए। और कल से मैं कमला नौकरानी की छुट्टी भी कर दूंगी। घर का झाड़ू पोछा सब आप करेंगी। आपके हाथ पैर सलामत हैं ना, कि आपके भी हाथ पैर टूट गए हैं? इतना कहकर वह काम वाली कमला को काम से निकाल देती है। इतने पैसे पापा जी के दवाई में खर्च होते हैं, कुछ तो आप बचत करो। यह सब क्या कह रही हो बहू? बहू का असली रूप देखकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आप इतनी भी भोली नहीं हैं जो मेरी बातों को समझ न पाए। मैं आप लोगों से तंग आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों की भूख से, अब से आप दोनों के खाने पीने पर पूरी नज़र होगी मेरी। मैं तय करूँगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। अनामिका के ऐसा कहते ही पार्वती जी बोली, एक तो हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। यह घर मेरा है और इतना तो गरीब हम नहीं हैं कि खाना आधा पेट खाएं या नाप तौल कर खाएं। आने दो आज सूरज को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सुलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे ही उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो सब जानते हैं कि आप लोग ऐसे ही कहेंगे, इसीलिए तो यह जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा लिया। अब आप लोग हमारे आश्रित हैं। और मम्मी जी, आज से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। आप दोनों को चुपचाप घर के सारे काम करना पड़ेगा, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अनामिका ने कहा। पार्वती जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में चली गई। तो राधे श्याम जी बोले, देखा पार्वती, इसीलिए तो जायदाद सूरज के नाम नहीं कर रहा था, पर वह इतना नीचे गिर जाएगा यह मैंने भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल बाहर फेंकेंगे। राधे श्याम जी ने कपकपाते स्वर में कहा। मुझे लगता है बहू झूठ बोल रही है जी। बहू तो पराए घर से आई है, वह धोखा दे सकती है, पर मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए सूरज को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पार्वती जी ने तेज आवाज में कहा। रात को सूरज के आने के बाद पार्वती जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है। मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तू बता इसे और अपने पापा को भी, जैसा यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता हैं ना, कि इस घर के गुलाम हैं। माँ, बस करो, पता नहीं किस ज़माने में जी रही हो। आप लोग आज के ज़माने में न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी ज़िंदगी मैं और अनामिका आप दोनों की जी हुजूरी करेंगे? सूरज ने धमकाते हुए कहा। पार्वती जी तो अब तक आशा की एक दीपक लिए खड़ी थी कि आज शायद सूरज अनामिका को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा। पर सूरज ने आते ही वह दीपक को बुझा दिया और वह निशब्द होकर अपने आंसू बहाने लगी। अब तो अनामिका ने उन पर खुलकर जातियाँ करना शुरू कर दिया। पहले तो अनामिका ने रसोई में ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 बार से हटा के 2 बार कर दिया और फिर बासी खराब खाना उन्हें परोसने लगी।
इससे पहले बीमार राधे श्याम जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। जब भी कभी विदेश से उनकी बेटी नीलम फ़ोन करती, राधे श्याम जी घर की स्थिति अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करते थे। एक दिन पार्वती जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। उन्हें चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही नहीं मिलता। कमजोर होना तो लाजमी था। वह घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा लेटने का सोचती हैं तो उनकी आंखें लग जाती है। इतने में राधे श्याम जी कमरे से बाहर आकर अनामिका से कहते हैं, बहू आज मुझे रात को खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भर पेट खिला देना, बड़ी कमज़ोर महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो ऐसे जता रही हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ कर नहीं पाते, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को। अनामिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसके बाद पार्वती जी जब उठती हैं, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? पार्वती जी ने कहा, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाकर खा लो। राधे श्याम जी ने कहा, क्या आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या बनाया है बहू ने? मतलब फिर से बासी खाना ही तो नहीं दिया ना? पार्वती जी ने कहा, अरे पार्वती तुम बहुत सवाल करती हो, जाकर खा भी लो जो भी बना है, जिंदा ही तो रहना है, स्वाद तो कब का भूल चुके हैं। राधे श्याम जी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है जाती हूँ, इतना बड़बड़ा क्यों रहे हैं? फिर पार्वती जी चली जाती हैं। जब वो अपना खाना देखती हैं तो वह हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज़ अनामिका एक कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां थीं। अपने को उस समय वह संभाल नहीं पाई और अनामिका से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या? ज़्यादा बातें ना करके जो मिला है वह खा लीजिए, वरना यह भी नसीब नहीं होगा। अनामिका ने कहा। अपने भूख के आगे पार्वती जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन धोने लगी तो अनामिका बोली, माँ जी आपका पूरा ध्यान किचन की तरफ ही रहता है कि बहू क्या पकवान बना रही है, रसमलाई तो नहीं खा रही है। अपना ध्यान काम पर रखिए, इधर उधर ताका झाकी मत किया करिए, बर्तन गंदे ही रहते हैं। चुपचाप पार्वती जी बर्तन धोकर रात को अपने कमरे में सोने चली गई। वह आज के ज़्यादा खाने की बात राधे श्याम जी को बताना चाह रही थी, पर जब वह कमरे में गई, राधे श्याम जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी इन्हें, यह सोचकर पार्वती जी भी सो जाती हैं। सुबह जब पार्वती जी की नींद खुली तो राधे श्याम जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था। पार्वती जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तब जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर ऑफिस चला गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी पार्वती जी को कहीं खून नहीं मिला। तो वह बेटे के ऑफिस पहुंची, जहां उन्हें भिखारी कहकर बेटे ने निकाल दिया था। इतने में, माँ जी कुछ खा लीजिए, उस सिक्योरिटी गार्ड ने पार्वती जी की तरफ चाय बिस्किट देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ़ करना, हम राधे श्याम जी को देर होने की वजह से बचा नहीं पाए। पार्वती जी के निवाला मुंह में जाने से पहले ही नीचे जमीन पर छूटकर गिर गया। उन्होंने देखा राधे श्याम जी शांत भाव से सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वह जा चुके थे, पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि पार्वती जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में पार्वती जी ने देखा कि उनकी बेटी नीलम का फ़ोन है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया वीरान हो चुकी थी।
पार्वती जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो अच्छा हुआ मुझसे पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मेरे जाने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलता। हेलो मम्मी, ये क्या कह रही हो आप? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, मम्मी का ध्यान रखना। क्या हुआ मम्मी? नीलम ने फ़ोन पर कहा। पर अब पार्वती जी निशब्द होकर, निराश होकर बैठ गई थी। न तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगने पर अनामिका अस्पताल पहुंची तो देखा राधे श्याम जी स्वर्ग सिधार चुके थे और पार्वती जी मूरत की तरह उनके पास बैठी हुई हैं। वह गार्ड हैरानी से पार्वती जी को देख रहा था, पर पार्वती जी वैसे ही स्थिर रहीं। शाम को सारे रिश्तेदार राधे श्याम जी का पार्थिव शरीर का क्रियाकर्म करने के लिए शमशान घाट पहुंच गए। पर उधर घर में पार्वती जी अकेली थी तो सूरज ने काम वाली कमला को वापस बुलाया और माँ की देखरेख के लिए उनके पास रहने को बोला। फिर पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे बहू शमशान घाट पहुंच गए। बहू झूठे आंसू का दिखावा कर रही थी। 4-5 घंटे के बाद जब वह क्रियाकर्म करके घर लौटे तो कमला बोली, मालकिन, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है कमला, तू जा। थोड़ी देर बाद अनामिका किचन में चाय बनाने के लिए गई। अनामिका बोली, सुनिए जी, कल नीलम आ रही है, पता नहीं वह क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई, तो अनामिका ने डरते हुए सूरज से कहा, और कौन बताएगा उसे यह सब? मूरत बनी मेरी माँ, सूरज ने कहा। मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने नीलम को फ़ोन करके अब तक क्यों कुछ नहीं कहा? और क्या तुम नीलम को नहीं जानते? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वह कब का यहाँ आ धमकती। सूरज ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल ही बसे हैं, अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्या ही खत्म कर देते हैं। फिर नीलम या किसी और का कोई डर नहीं रहेगा। सबको यह कह देंगे कि पापा के शोक में यह भी चल बसी। अनामिका ने कहा और अनामिका ने चाय में जहर मिलाया और अपनी सास को पिलाने उनके कमरे में जाने लगी। पर उसे पता नहीं था कि नीलम कल आने का झूठ कहकर आज ही आ गई, ताकि वह अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख सके। जब कमला पार्वती जी का घर में ध्यान रख रही थी, उसी समय नीलम अपने घर आ गई थी। फिर कमला ने नीलम को सारी बातें बताई कि उसके भैया भाभी, माँ और पिताजी के साथ कैसे कैसे अत्याचार करते थे। शक तो उसे भी हो रहा था। उसके बाद जब अनामिका पार्वती जी को वह चाय पिलाने के लिए उनके कमरे में गई थी, उसी कमरे में ही नीलम छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भैया भाभी की सारी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। उसने खींच कर एक तमाचा अनामिका की गाल पर जड़ दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो? ननद को वहाँ देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। क्यों भाभी, हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर? उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बात बता दी थी और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों की खबर लूँगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगों हाथों ही पकड़ना चाहती थी, तभी तो कानूनी कार्यवाही भी करवा पाऊंगी। पापा से बात करके ही मैं निकल गई यहाँ के लिए, लेकिन फ़्लाइट डिले होने की वजह से पापा के क्रियाकर्म में शामिल नहीं हो पाई। अगर आज मैं सही समय पर घर ना आती तो आप तो माँ को भी खत्म कर देती। कमला ने आपकी सारी पोल खोल दी है और मैं भी माँ के ही कमरे में छुप कर बैठी थी। कमला को मना किया था कि वह ना बताए कि मैं घर में आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग खुद अपने गुनाह कबूल कर लेंगे और इतनी जल्दी सबूत मेरे हाथ लग जाएगी। आपकी सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। बस इस बात का अफसोस रहेगा
कि मम्मी पापा ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी। ले जाइए सर इन सारे पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरे मम्मी पापा से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रख कर मार डाला और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। यह चाय इस बात का सबूत है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इस चाय में जहर नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, ठीक है, तो यह चाय पीकर आप साबित कर दीजिए इस चाय में जहर नहीं है। अब तो अनामिका की घबराहट से हाथ पांव फूल गए। पुलिस और नीलम का ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे और पार्वती जी के कदमों में गिरकर माफी की गुहार लगाने लगे। लेकिन पार्वती जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहां से उठाकर ले गई। नीलम अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई, जहाँ उसकी माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ यह मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। पार्वती जी ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी, जिसने अपना खून का कतरा कतरा देकर राधे श्याम जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। और नीलम अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई, जहां वह बेटी की देखरेख, प्यार और अपनेपन में उनकी तबीयत में सुधार हो गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।